हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पूरे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है हमारा हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये हमारा एक टॉपिक है, ये मतलब बचा रह गया था, तो इसको भी हम आज कंप्लीट करेंगे। और ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये लेक्चर मैं 4x की स्पीड पे लेने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से देख लेना इसको। यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर जो है ये बहुत बड़ा है। हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे अब उस तरह से तो मैं पढ़ा नहीं सकती कि एकदम 4-5 घंटे का वीडियो बना सकूं। तो यहाँ पे एक फास्ट रिवीजन की तरह पे इसको लेंगे हम। कितना जरूरी है हमारे लिए, बस उतना पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पे आपका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, यहाँ से एनवीएस में क्वेश्चन जो आया था वो आया था एक, तो मतलब मेंडल का जो नियम है, मतलब जैसे हम यहाँ पे टी आर आर इस तरह से इसको जब क्रॉसिंग करवाते हैं तो ये मतलब क्रॉसिंग पे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो और देखिए, यहाँ पे यूलूशन से क्या देख लेना, एक तो जो हमारा होमोलॉगस एनोलॉगस है उसको, और हेरेडिटी से आप ये जो मेंडल का नियम, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। बाकी हम सब कुछ देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हेरेडिटी एंड यूलूशन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है वेरिएशन के बारे में, ये सब हम रिप्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी जब रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे वेरिएशन का एक्युमुलेशन होता है। किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये यहाँ पे हमको देखना है। तो देखिए, हेरेडिटी इन्वॉल्व इनहेरिटेंस ऑफ बेसिक बॉडी डिजाइन, यानी उसमें हमारा सिमिलरिटीज भी हो सकती हैं एज वेल एज डिसिमिलरिटीज, यानी यहाँ पे वेरिएशंस भी हो सकते हैं, सिमिलरिटीज भी हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रोजेनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर, मैंने आपको बताया भी था, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी होती है वो क्या होता है वहाँ पे, ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन फिर जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जनरेट इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी, इसमें क्या होता है, वेरिएशंस पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है। और यहाँ पे मतलब डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है, और प्रोजेनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, ये सब। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जो है दो, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व 2 पेरेंट, यानी यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मदर एंड फादर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रेटर डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑल वेरिएशन एक्यूमुलेट स्लोली एंड पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन, जितना भी ये वेरिएशंस होते हैं, यानी जैसे हमारे दादा दादी थे, तो दादा दादी से कुछ करेक्टर्स हमारे मतलब पापा में आ गए, पापा मम्मी में आ गए, नाना नानी से, इस तरह से। उसके बाद उन लोगों से कुछ करेक्टर हम में आ गए, और धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि वेरिएशन एक ही जनरेशन में आपको देखने को तुरंत मिल जाएगा, वो धीरे धीरे पास ऑन होता रहेगा, होता रहेगा, होते रहेगा, और एक लंबे समय के बाद में वो दिखाई देता है एक यूलूशन के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल वेरिएशन एक्यूमुलेट स्लोली एंड पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो पास ऑन होते रहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम ये हेरेडिटी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हेरेडिटी ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर और ट्रेट, यानी चाहे हम उसको करेक्टर बोलें या फिर ट्रेट, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफर होना, इसको हम क्या बोल देते हैं, हेरेडिटी। या फिर ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग, तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं, हेरेडिटी। तो ये क्या हो गया हमारा, हेरेडिटी। अब यहाँ पे देखिए वेरिएशंस, ये सब अभी हम एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए ये हेरेडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। द डिफरेंस इन करेक्टर्स और ट्रेट एमंग इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन, यानी जो डिफरेंस होता है करेक्टर या फिर ट्रेट में, यानी जैसे अलग अलग इंडिविजुअल हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो वो जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, करेक्टर या फिर ट्रेट। और यही जो वेरिएशन मतलब स्पीसीज में पाया जाता है उसी को हम वेरिएशन नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, जैसे प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में हम क्या मान लिए, इसका एक करेक्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉल, ड्वार्फ, मिडिल हाइट, यानी यहाँ पे जैसे प्लांट हाइट है तो उसमें मतलब कुछ होंगे जो लंबे होंगे, कुछ बौने होंगे, कुछ की हाइट जो है मिडिल हाइट होगी, यानी बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। ईयर लोब इन ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग्स का ईयर लोब होता है वो भी फ्रेंड्स एक प्रकार का वेरिएशन है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ आवर ईयर इज कॉल्ड ईयर लोब, जो हमारे ईयर का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईयर लोब। और ये फ्री भी हो सकते हैं, अटैच्ड भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2 तरह से ईयर लोब कैसे होते हैं। एक तो ये है, ये क्या है, ये यहाँ पे फ्री है, यानी वो उससे अटैच नहीं है, फ्री है। लेकिन यहाँ पे देखिए ईयर लोब क्या है, यहाँ से ऐसे सटा हुआ है, यानी ये कैसा है, इसको हम बोल सकते हैं कि अटैच्ड है। कैसा है, अटैच्ड है। तो इस तरह से इसमें भी मतलब हमारे कान जो होते हैं, ईयर लोब जो होते हैं, इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है।
ध्यान से देख लीजिए एक बार, देखिए इस तरह से। तो मतलब आप भी अपना कान देखिए, मतलब आपका फ्री लोब है या फिर अटैच्ड लोब है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब, द लोएस्ट पार्ट ऑफ ईयर कॉल्ड ईयर लोब, क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ हेड इन सम ऑफ अस एंड नॉट इन अदर, यानी कुछ लोगों में होता है ऐसा, कुछ लोगों में नहीं होता है। फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब आर टू वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन में ये जो ईयर मतलब ईयर लोब है, किसी में जो है अटैच्ड होता है, किसी में फ्री। तो ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, वेरिएशन है। तो ये जो है हमारे ह्यूमन बींग में वेरिएशन होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये कैसे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले। तो अब आप देखेंगे जब यहाँ पे इसका जो रिप्रोडक्शन हुआ है तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे इसके दो प्रोजनी बन रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये तो पूरी तरह से ब्लू था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका एक हेड जो हो गया रेड हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका एक टेल क्या हो गया, यहाँ पे एक पार्ट जो है ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जब ये फर्दर जो है डिवाइड करेगा, फर्दर रिप्रोड्यूस होगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे देखिए इसका ये आर्म थोड़ा सा डिफरेंट हो गया उससे, और यहाँ पे देखिए ये पिंक हो गया। उसी तरह से जब ये जो है यहाँ पे मतलब फर्दर रिप्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी पूरी बॉडी ही चेंज हो गई, यानी ये जो बॉडी कलर था यहाँ पे इसका कैसा हो गया, ये स्काई ब्लू हो गया, और यहाँ पे देखिए इसका पैर जो है ये तो ग्रीन ही रह गया। तो इस तरह से मतलब आप देखिए कैसे पीढ़ी मतलब जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन, द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू से टू इंडिविजुअल सिमिलर इन बॉडी डिजाइन बट विथ सब्टल डिफरेंसेस, यानी यहाँ पे देखिए दोनों ही ऐसे ही हैं, यहाँ पर भी हेड है और ये दोनों स्ट्रक्चर, ये मतलब स्ट्रक्चर तो पूरी तरह से सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वेरिएशंस है जो कि अभी हमको मतलब यहाँ तो कलर से दिखा दिया ग्रीन है येलो है, लेकिन ऐसा हमें थोड़े ना दिखता है। अगर हमारे अंदर कोई वेरिएशन है वो ऐसे इतनी आसानी से दिखता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से मतलब स्ट्रक्चर तो देखने में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। Each of them in turn will give rise to two individual in next generation. Each of four individual in bottom now will be different from each other. और यहाँ पे देखिए ये जो बोला जा रहा है कि ये जो चारों हैं ये एक दूसरे से पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट है। क्या है, ये पूरी तरह से डिफरेंट है इस ऊपर वाले से, इससे। और देखिए फ्रेंड्स, while some of these difference will be unique, other will be inherited from their respective parent. यहाँ पे कुछ जो है यूनिक है, कुछ जो है मतलब कुछ करेक्टर्स हैं जो कि यूनिक है, जो कि अलग से आ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी ऐसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, इस तरह से मतलब यहाँ पे ये होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आता है करेक्टर या फिर ट्रेट। ये करेक्टर और ट्रेट्स क्या होते हैं, अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड करेक्टर, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कैसे किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, किस तरह से उसको पहचान सकते हैं, यहाँ पे उसको हम क्या बोल देते हैं, करेक्टर या फिर ट्रेट। अब यहाँ पे देखिए वेरियस फॉर्म ऑफ अ करेक्टर, यानी करेक्टर के वेरियस फॉर्म जो होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेट। यानी जैसे हम बोलते हैं हाइट, हाइट क्या है, करेक्टरिस्टिक है, लेकिन हाइट में भी ये जो है छोटा है, ये बौना है, ये मिडिल छोटा है, तो ये क्या हो गया, ये उसका ट्रेट हो गया, यानी उसी हाइट के अंडर में ये सब आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रेट। यहाँ पे जैसे ड्वार्फ, टाल, मिडिल, लॉन्ग, ये सब क्या हो गए, ये ट्रेट हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइट जो है ये करेक्टर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, वेरियस फॉर्म ऑफ ऑल द करेक्टर आर कंट्रोल बाय जीन्स, यानी जितने भी ये करेक्टर्स होते हैं इनको कौन कंट्रोल करने का काम करता है, जीन्स। ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, और ये जो ट्रेट होते हैं ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, इसको हम अभी देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। अब यहाँ पे देखिए सम इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी कुछ ऐसे ट्रेट्स जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाइट हो गया, कंप्लेक्शन हो गया, शेप ऑफ हेयर हो गया, कलर ऑफ आई हो गया, शेप ऑफ नोज हो गया, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये इनहेरिटेड ट्रेट है। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोसेस बाय विच ट्रेट पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो ये इसको हम क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस, यानी उसको मतलब उसका ट्रांसफर, जो भी हमारे अंदर में ट्रेट्स है उसका जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना, उसको क्या बोल देंगे, इनहेरिटेंस।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं मेंडल के बारे में। अब जैसे यहाँ पे हम इनहेरिटेंस देख लिए, तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हो रहा है ट्रेट का, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। तो इन रूल्स को जानने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना होगा मेंडल के बारे में, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि किस तरह से जो है मतलब ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो फिर देखिए, ये तो इनका मतलब ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब पूछा नहीं जाएगा। तो देखिए, मेंडल वाज एजुकेटेड इन मोनेस्ट्री एंड वेंट ऑन स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी ये स्टूडेंट थे किसके, साइंस और मैथ के, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, यानी ये किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वियना यूनिवर्सिटी। फेलियर इन एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिडंट सरप्राइज हर्जिल फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ही वेंट बैक टू मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीज। उन्होंने क्या किया, मोनेस्ट्री में क्या किया, वहाँ पे मतलब पीज यानी जो मटर है उसको उगाना शुरू किया, उसको ग्रो करना शुरू कर दिया। मेनी अदर हैड स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड इन पीज, और पीज में यानी मटर में इन्होंने बहुत सारे इनहेरिटेंस मतलब करवाए अदर ऑर्गेनिज्म अर्लियर, बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। और इन्होंने क्या किया, जैसे ये स्टूडेंट थे किसके, साइंस और मैथ के, तो इन्होंने अपने जो मतलब साइंस का मैथ ज्ञान था और जो मैथमेटिक्स का इनको नॉलेज था, उन दोनों को क्या कर दिया, ब्लेंड कर दिया, और उसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे मतलब अपने जो भी निष्कर्ष निकाले वो सब बताए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाज द फर्स्ट वन टू कीप काउंट ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन। और यहाँ पे मतलब ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब ये जनरेशन के बारे में और यहाँ पे मतलब उन ट्रेट के बारे में उनको काउंट करा, उनको बताया। दिस हेल्प्ड हिम टू अराइव एट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इस तरह से करते करते उनको मतलब वो कहाँ पे पहुंचे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, दैट वाज हैव डिस्कस्ड इन द मेन टेस्ट। तो यहाँ पे मतलब अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो मतलब यहाँ से आपको ऐसा कुछ खास ध्यान रखना नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बस ये याद रख लेना, जो पीज होता है यानी जो मटर होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। क्या होता है, पाइसम सटाइवम। इसको आप फ्रेंड्स याद रख लेना, पाइसम सटाइवम। इसी पे ही इन्होंने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन एक ये आता है कि मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना। मतलब मेंडल ने प्रयोग किस पे किया, पाइसन सटाइवम यानी पीज पे। तो इन्होंने मटर को ही क्यों चुना और कोई सा प्लांट इन्होंने क्यों नहीं लिया। तो देखिए, जो मटर होता है उसकी क्या होती है, शॉर्ट लाइफ स्टाइल होती है, 7 पेयर ऑफ विजिबल कंट्रास्टिंग ट्रेट, यानी इसके ट्रेट जो होते हैं वो 7 पेयर्स होते हैं। अभी इसको हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। पीज है बाइसेक्सुअल फ्लावर, और इसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बोथ टाइप ऑफ पॉलिनेशन कैन बी डन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ये सब मैं आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके इसको दोबारा से नहीं देखेंगे, अदरवाइज मुझे तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा बताते बताते क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे पी प्लांट जनरेट्स लार्ज नंबर ऑफ सीड्स फॉर ईच जनरेशन। जो पी प्लांट होते हैं वो मतलब बहुत ज्यादा मतलब लार्ज नंबर ऑफ सीड वहाँ पे जनरेट होता है फॉर ईच जनरेशन, यानी हर एक नए जनरेशन के लिए। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए ये 7 कैरेक्टर्स क्या थे यहाँ पे, देखिए एक तो यहाँ पे क्या था, हाइट। हाइट में क्या था, डोमिनेंट जो था वो टॉल था, रिसेसिव था वो डॉर्फ, और जो कलर था, कलर में क्या था, वायलेट एंड वाइट। पोजीशन क्या था, एक तो एक्सियल या फिर टर्मिनल। फिर यहाँ पे शेप कैसा हो सकता है, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, यानी इन्फ्लेटेड मीन्स बोल सकते हैं कि इस तरह से, और ये मतलब जिसको हम झुर्रीदार बोल देते हैं। कलर में ग्रीन और येलो, शेप में राउंड एंड रिंकल्ड, और कलर में यहाँ पे येलो एंड ग्रीन। तो इस तरह से ये 7 कैरेक्टर इन्होंने लिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 2 टर्म आते हैं, एक हमारा डोमिनेंट, एक आता है रिसेसिव। यानी हम बोल देते हैं एक जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेन है, ट्रेट है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो डोमिनेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट दैट इज सीन ओवर अनदर, यानी ऐसा कोई सा ट्रेट जो कि दूसरे पे प्रभावी हो, भारी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट ट्रेट बोल देते हैं। और इसको हम कैपिटल लेटर से यहाँ पे हमेशा दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ले लीजिए, तो मैं आपसे बोलूँ इसको आप क्या बोलेंगे, तो आपको बोलना चाहिए इसको हम बोलेंगे टॉल। लेकिन फ्रेंड्स ये जो हमारा कैपिटल टी होता है इसको हम टॉल से दिखाते हैं, जो स्मॉल टी होता है इसको हम डॉर्फ से दिखाते हैं, यानी बौना। लेकिन यहाँ पे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है तो इसको हम ओवरऑल क्या बोल देते हैं, टॉल बोल देते हैं। और यहाँ पे जो रिसेसिव होता है ओनली सीन
इफ विथ अनदर रिसेसिव जीन, यानी ये तभी देखा जा सकता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी आया तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि यहाँ पे ड्वार्फ का करेक्टर है, ड्वार्फ का ट्रेट है, लेकिन फिर भी हम इसको टॉल बोल रहे हैं। उसी तरह से रिसेसिव क्या होता है, ये तभी दिखेगा जब यहाँ पे ये विथ अनदर रिसेसिव, जब वो दूसरे रिसेसिव के साथ में आएगा। अगर इस तरह से आएगा तो अब हम इस प्लांट को क्या बोलेंगे, ड्वार्फ। क्या बोलेंगे, ड्वार्फ बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यही है यहाँ पे, ये जैसे देखिए यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो इस पे डोमिनेट कर रहा है, इसके करेक्टर को मतलब यहाँ पे आने ही नहीं दे रहा, हम मतलब यही छाया हुआ है, टॉल ही टॉल, टॉल ही टॉल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया डोमिनेंट ट्रेट, यानी जो दूसरे के ऊपर प्रभावी हो वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और जो बेचारा डरा डरा सा सहमा सहमा सा होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो इसको आप इस तरह से याद करना। और जो रिसेसिव होगा उसको हम हमेशा लोअर केस यानी स्मॉल लेटर से, और जो डोमिनेंट होगा उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। तो ये सब अगर आपको नहीं, मतलब वैसे तो समझ में आ रहा होगा, बाई चांस नहीं आ रहा तो अभी हम इसको और भी देखेंगे, ये डोमिनेंट रिसेसिव इसको किस तरह से यूज करते हैं। अभी तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये किस तरह से, मतलब ये डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। तो अभी ये टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, तभी आपको आगे जो है समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन हाउ एन ऑर्गेनिज्म लुक्स एंड इट्स जेनेटिक्स, यानी कोई भी व्यक्ति ऊपर से दिख कैसे रहा है और उसके अंदर की जेनेटिक्स क्या है, इसको हम क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप, फिनो मीन्स क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ट्रेट द फिजिकल, यानी जो ऊपर से हम किसी व्यक्ति को जैसा देख रहे हैं वो उसका क्या है, फिनोटाइप है। यानी ऊपर से जिस भी व्यक्ति को आप जिस तरह से देख रहे हो वो क्या है, फिनोटाइप। अगर आप कंफ्यूज हो ना तो देखिए पीएच, जैसे हम बोलते हैं ना फोटो, तो जब आप किसी का फोटो लेते हैं तो उसके अंदर का किडनी, हृदय, ये सब मतलब हार्ट वगैरह, इन सब का फोटो थोड़े ना लेते हैं आप, तो ऊपर से उसके फेस का, टीथ का, मतलब केवल फेस और टीथ का तो नहीं, मतलब जैसे आप सेल्फी ही लेते हैं अपनी, तो आपको जो मतलब आपका आउटर अपीयरेंस उसमें आता है। अब आपके अंदर में ब्लड, नस वगैरह ये सब नहीं आते हैं, तो क्या हो गया, इसको हम फिनोटाइप बोल देते हैं। तो इस फोटो से याद रख लेना, यानी जो हमको बाहर से दिखता है वो होता है फिनोटाइप, जो हमारे अंदर की जो चीजें होती हैं वो क्या होता है, जीनोटाइप। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मेकअप, यानी जो मतलब कोई सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से बना हुआ है, वहां पे उसका डीएनए वगैरह ये सब कैसे क्या है, वो होता है जीनोटाइप। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मतलब ये पर्पल कलर का फ्लावर है, ये व्हाइट है, लेकिन यहाँ पे जब दोनों के बीच में क्रॉस हुआ है तो पर्पल और व्हाइट जब क्रॉस किए हैं तो कहीं ना कहीं व्हाइट का भी कैरेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे F1 जनरेशन में देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ऑल पर्पल, यानी जितने भी हैं सारे के सारे पर्पल हैं। तो यहाँ पे हमको ऊपर से बस ये दिख रहा है पर्पल, और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है, इस तरह से यहाँ पे ये मतलब बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल टी है यानी कहीं ना कहीं व्हाइट है इसमें, बट यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। तो जो नहीं दिख रहा वो जीनोटाइप, जो दिख रहा वो फिनोटाइप। तो क्या हो गया, डोमिनेंट, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, हमारा फिनोटाइप। लेकिन जो रिसेसिव होगा, जो बेचारा डरा डरा सा सहमा सहमा सा होगा, वो क्या होगा, जीनोटाइप होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, ये यहाँ पे हमको देखना है। व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस और ब्रीड टू प्रोड्यूस ब्रीड, देन देयर ब्रीड और प्रोजनी इज कॉल्ड F1 जनरेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं, F1 जनरेशन, या फिर F1 जनरेशन को ही हम क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या नाम देते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इससे आप कंफ्यूज मत होना। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंटल जनरेशन, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, F1 जनरेशन। अब यहाँ पे कैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पर्पल फ्लावर है और एक यहाँ पे क्या है, व्हाइट फ्लावर है। तो फिर जब इनके बीच में आप क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जितने भी प्लांट मिलेंगे यानी ऑल पर्पल फ्लावर, यानी जितने भी प्लांट मिलेंगे वो ऑल पर्पल फ्लावर मिलेंगे। यानी ये जो पेरेंट थे इनके बीच में जो क्रॉस हुआ है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे ये जो ऑल पर्पल यहाँ पे करेक्टर आ रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे ये है F1 जनरेशन। यानी मान लीजिए ये हमारे दादा दादी हैं, तो यहाँ पे आप जो है क्या बने, हमारे मम्मी पापा। अब इनसे जो है हम बनेंगे। तो अब यहाँ पे हमको देखना है सेकेंड जनरेशन क्या है। व्हेन फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस और ब्रीड एमंग देमसेल्फ। अब जो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन आई है, जो फर्स्ट जनरेशन में जो आया है प्रोजेनी, वो क्या कर रहा है, क्रॉस और ब्रीड एमंग देमसेल्फ। वो अपने आप में ही खुद से फिर से क्या करता है, ब्रीड करता है
टू प्रोड्यूस सेकेंड प्रोजनी, और इससे क्या फॉर्म होता है यहाँ पे सेकेंड प्रोजनी कॉल्ड F2 जनरेशन या फिर सेकेंड फ्लियल जनरेशन भी इसको हम बोल देंगे। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई F1 जनरेशन, इसको हम क्या बोल देंगे F2 जनरेशन, यानी ऐसी ऑफ स्प्रिंग जो कि F2 जनरेशन से बनी है वो होगी F1, जो कि F1 जनरेशन से बनी है वो होगी F2 जनरेशन, और F1 जनरेशन क्या है जो कि पेरेंट से डायरेक्टली बन रही है, तो इसको आप याद रखना। हाइब्रिड, अब जैसे यहाँ पे हाइब्रिड क्या हो जाएगा, अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस और ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट नोन एज हाइब्रिड, यानी जब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मतलब डिफरेंट वैरायटी लेते हैं और उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं यहाँ पे, तो वो क्या, उसको हम क्या बोल देते हैं हाइब्रिड। जैसे यहाँ पे हमने पर्पल फ्लावर लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, और ये मतलब डिफरेंट करेक्टर हो गया, ये पर्पल है ये व्हाइट है, तो जब दोनों के बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग करवा रहे हैं हम, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं हाइब्रिड, क्या बोल देंगे हाइब्रिड, तो इसको आप याद रखना। अब ये प्योर ब्रीडिंग क्या होती है, प्योर ब्रीडिंग करेक्टरिस्टिक दैट अपीयर अनचेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी ऐसा करेक्टरिस्टिक जो कि जनरेशन टू जनरेशन क्या रहता है वो बदलता नहीं है, अनचेंज रहता है, उसको हम क्या बोल देते हैं प्योर ब्रीडिंग। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का, अ कंडीशन इन विच द टू मेंबर ऑफ एन एलिलिक पेयर आर सिमिलर, उसको हम क्या बोल देते हैं होमोजाइगस। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है, तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पे होमोजाइगस, यानी अगर कैपिटल टी है तो टॉल हो जाएगा, इस तरह से ये होमोजाइगस। अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता तो ये होमो नहीं होता, होमो मीन्स क्या होता है समान, जैसे यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू ले लेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा होमोजाइगस। उसी तरह से हेट्रोजाइगस क्या है, अ कंडीशन इन विच टू मेंबर ऑफ एन एलिलिक पेयर आर डिसिमिलर, यानी यहाँ पे ऐसा कंडीशन जब दो मेंबर जो है एलिलिक पेयर के क्या होंगे डिसिमिलर होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक है हमारा कैपिटल टी एक है स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या हो गया इनके मतलब यहाँ पे वैरायटी अलग हो गई, सॉरी यहाँ पे इसका जो एलिलिक पेयर है ये क्या हो गया डिफरेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें हम मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे आता है हमारा मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है मोनो मीन सिंगल, हाइब्रिड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विथ अ सिंगल करेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम सिंगल करेक्टर को जो है यहाँ पे ब्रीड करा के उसको जो है उसकी स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब हम सिंगल करेक्टर की ब्रीडिंग करवाते हैं। मेंडल फर्स्ट सेलेक्टेड प्योर लाइन्स पेरेंट्स दैट मीन्स प्लांट दैट प्रोड्यूस सिमिलर ट्रेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी प्योर लाइन का क्या मतलब होता है, मेंडल ने सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे प्योर लाइन पेरेंट चुना था, पर ये प्योर लाइन प्लांट्स क्या होते हैं दैट मीन्स द प्लांट दैट प्रोड्यूस सिमिलर ट्रेड, यानी ऐसे प्लांट जो कि सिमिलर ट्रेड क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोल देते हैं ये प्योर लाइन्स, तो इसको भी आप याद रखना। देखिए यहाँ पे मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, यानी वहां पे सिंगल था यहाँ पे क्या है टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर है, यानी यहाँ पे अगर टाल है तो ये डॉट हो जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो है एक डायग्राम है, इसको अच्छे से देखते चलिए। तो देखिए सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेंडल ने क्या लिया टाल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट लिया, यानी यहाँ पे गैमेट क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन दोनों को यहाँ पे ब्रीड करवाएं तो क्या बना यहाँ पे हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी यहाँ कैपिटल टी था ये स्मॉल टी, तो यहाँ पे क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ फ्रेंड्स इसको इसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे जो ये फर्स्ट बार बना है ये जो फर्स्ट यहाँ पे हमारा बना इसी को क्या बोल देते हैं हम F1 जनरेशन। अब यहाँ पे देखिए इसका जीनोटाइप क्या है ऑल आर टॉल, यानी यहाँ पे जितने भी इसका जीनोटाइप है ये है कि ये मतलब कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, यानी ये स्मॉल टी तो यहाँ पे रिसेसिव हो गया जो कि दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे इसका फिनोटाइप ये है कि यहाँ जितने भी प्लांट हैं वो सब क्या है ऑल द टॉल, यानी जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे क्या हैं टॉल हैं लंबे हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे ये जो हमारे फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोजनी बनी है जब उसी की सेल्फ मेटिंग करवाते हैं, यानी टी को टी के साथ में ही यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं, तब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या बनता है। तो देखिए जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं टी और टी का, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है यहाँ पे बनता है फ्रेंड्स हमारा ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरह से जब हम यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इसको देखिए एक बार कैसे करवाते हैं, 1 का थर्ड 2 का थर्ड
1 2, इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी टी हो जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे ये टी टी हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी टी हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसका इससे करवाएंगे तो यहाँ पे टी टी हो जाएगा। इस तरह से इसका हम रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ इस तरह से जो है इसको फ्रेंड्स आप इस तरह से भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे टी टी था, टी टी, तो एक बार इसको इस तरह से लिखिए, उसके बाद एक बार इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, यानी एक बार टी का टी से तो टी टी हो गया। उसके बाद इस स्मॉल टी का कैपिटल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। फिर इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी को जब क्रॉस करोगे तो स्मॉल टी। तो इस तरह से यहाँ पे जो कैरेक्टर निकल के आते हैं, क्या क्या हो गए हमारे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे स्मॉल टी भी है, लेकिन इसको हम फिर भी टॉल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टॉल प्लांट है वो, यानी जो टी है कैपिटल टी है वो ये दिखा रहा कि ये क्या है, यहाँ पे टॉलनेस यहाँ पे डोमिनेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये टॉल ये टॉल ये टॉल ये डॉर्फ। तो यहाँ पे हम जो हमको दिखाई दे रहा है, यानी ये भी टॉल ये भी टॉल ये भी टॉल ये डॉर्फ। तो ये क्या है, इसका रेशियो कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये तीनों तो टॉल हो गए, यानी टॉल रेशियो कितनी, मतलब टॉल जो है उसकी रेशियो कितनी हो जाएगी डॉर्फ की अपेक्षा 3:1। यानी यहाँ पे हमको तो तीनों में टॉल दिख रहा, हमको ये छोटा है कि बड़ा है इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो जो दिख रहा बस वही हम मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, टॉल 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 यानी 3, और जो डॉर्फ है वो 1, यानी 3:1 यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल की मोनो हाइब्रिड क्लास में जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो आप क्या बताएंगे, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो। अब ये जीनोटिपिक क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल टी तो यहाँ पे क्या है, टॉल है, लेकिन अगर यहाँ पे स्मॉल टी आया तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मतलब वो डॉर्फ वाला भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्टर है। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम एक कैटेगरी में रख देंगे, ये क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 1 2 1, और ये हमारा क्या है, डॉर्फ है, तो 1 2 1, यानी यहाँ पर इसमें भी वेरिएशंस है। तो जीनोटिपिक क्या हो गया, जीनोटिपिक तो वो है जो कि सत्य में है, लेकिन फिनोटिपिक वो है जो वो देखेगा वही मान लेगा, उसको सही गलत से नहीं मतलब। लेकिन जीनोटिपिक क्या है, जो जीनो टाइप है वो जेंटलमैन है, वो जो है पहले अच्छे से देखता है, परखता है कि यहाँ पे क्या है कैसे है, उसके बाद जो है यहाँ पे निकलता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी 1 2 1। तो ध्यान रखना, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्लास में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। तो इसको आप याद रखना। और ये देखिए यहाँ पे सेकेंड, ये है जो अभी मैंने आपको बताया सेकेंड, मतलब डाई हाइब्रिड क्लास जो होता है हमारा, ये देखना है। तो डाई हाइब्रिड क्लास में यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, डाई हाइब्रिड, नाम सही पता है, दो मतलब दो का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। तो वहाँ पे हमने टी लिया था, और फिर हमारा टी और टी बना था, लेकिन यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, यानी येलो एंड राउंड। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, येलो एंड राउंड। और फिर यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ग्रीन एंड रिंकल्ड। और फिर जब फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसका जो है क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, F1 जनरेशन में यहाँ जो भी बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। ये तो क्या है, ये तो गैमीट है इसके। तो यहाँ पे हमारा जो ये YYRR, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, येलो राउंड। ये जो येलो राउंड बन के यहाँ पे आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा F1 जनरेशन का, मतलब F1 जनरेशन प्रोजनी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है इसी में क्या होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ये। तो देखिए एक बार इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई आर और फिर इस मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर देखिए इसको मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, वैसे तो रीजन भी जान लेते हैं और अच्छा लगता है। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर बाई चांस आता है इस तरह से करवा लेना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी आर को अल्टरनेट रखिए, लेकिन वाई को देखिए कैसे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी को उठा के इस साइड में भी ऐसे ही अरेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करता है, क्रॉस कैसे करवाते हैं हम इसका, एक बार इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, उसके बाद फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं हर एक को हर एक के साथ में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको डिस्कस करना है
मिंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो मिंडल ने अपने नियम दिए थे इनहेरिटेंस के बारे में, उसको यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। तो आप लोगों को नाम तो पता ही होगा कौन कौन से लॉज हैं यहाँ पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी इसको क्या बोल सकते हैं, अलगाव का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको भी आप याद रखना। तो ये तीनों नियम जो है ये मेंडल ने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको आप याद रखना। चलिए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आता हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, इन क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर कंट्रास्टिंग करेक्टर ऑफ अ पेयर ओनली वन करेक्टर ऑफ द पेयर अपीयर इन F1 जनरेशन। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है जब हम क्रॉस करवाते हैं दो कंट्रास्टिंग करेक्टर पेयर के बीच में, तो यहाँ पे केवल एक करेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम टाल पी प्लांट लेते हैं यानी TT ले लेते हैं यहाँ पे, और जो हमारा मतलब डॉट पी प्लांट इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, T और T, यानी यहाँ पे टॉल इसको हम बोलेंगे। तो ये जो F1 जनरेशन है, यहाँ पे हमको F1 जनरेशन में केवल एक करेक्टर दिखाई देता है, यानी टॉलनेस का करेक्टर। जीनोटाइप पे मत जाना, फिनोटाइप पे जो हमको दिख रहा तो क्या है, फिनोटाइप। तो क्या हो गया यहाँ पे, मतलब हमको तो यही दिखेगा कि ये प्लांट क्या है, क्या है, वो लॉन्ग है, यानी वो डॉर्फ नहीं है, वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी और टी, ये जो हमारा F1 जनरेशन में दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड, दिस करेक्टर टर्म डोमिनेंट, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। यानी यहाँ पे जो कैपिटल टी था वो स्मॉल टी पे डोमिनेंट हो गया, इसीलिए तो हम इसको टॉल बोल रहे हैं। अदरवाइज हम इसको मिड पॉइंट बोल देते, क्योंकि यहाँ पे डॉर्फ भी है, टॉल भी है, उसका बीच का पॉइंट मान लेते। लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी के होते हुए भी हम इसको टॉल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट है। This character term dominant, while the one which doesn't express itself in F1 generation is termed recessive, यानी जिसने अपने आप को नहीं दिखा पाया, यानी ये जो स्मॉल टी है इसने अपने आप को नहीं दिखा पाया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम रेसेसिव बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेट हो गया, यानी ये जो हमारा यहाँ पे टॉलनेस है ये डोमिनेट हो गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट। तो इसको आप याद रखना। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, एलील्स और जीन्स, यानी जो जीन्स होते हैं या एलील्स होते हैं, रिमेन्स टुगेदर एंड सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गेमेटिक फॉर्मेशन, यानी जब यहाँ पे गेमेटिक फॉर्मेशन होता है तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट एलील्स और जीन्स डोंट मिक्स इन हाइब्रिड, और इसका मतलब ये है कि जो जीन्स मतलब जीन्स या एलील हैं वो हाइब्रिड के साथ में मिक्स नहीं होते। नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब वो मिक्सअप नहीं होते तो इसीलिए यानी अलग अलग रहते हैं, यानी उसको हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे ये जो है अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो इसको आप याद रखना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने क्या लिया, यहाँ पे RR लिया, RR, तो इसको जब हम क्रॉस करवाएंगे इस तरह से तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल और स्मॉल और, कैपिटल और स्मॉल और, कैपिटल और स्मॉल और, कैपिटल और स्मॉल और। तो यहाँ पे RR जो है हमेशा बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या फ्रेंड्स, ये क्या बोलता है, स्टेट दैट व्हेन इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग इन 2 और मोर देन 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन पेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर। यानी यहाँ पे अभी जो मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखाया था, वहाँ पे क्या थे, वो सारे कैरेक्टर्स मतलब इंडिपेंडेंटली, यानी वहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं करता। यहाँ पे जितने भी मतलब ट्रेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब उसके प्रभाव में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर, यानी दूसरा कोई है कि नहीं है उससे ये अफेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तो हम देख लिए, कितनी बार होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेड। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो भी मतलब ट्रेड्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो ट्रेड्स होते हैं ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही खिचड़ी बन के जो है वो एकदम लिखा हुआ है, तो मैंने वहां से मतलब उठा के इसको ऐसे इस तरह से फ्लो चार्ट में कर दिया। सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन सेल, यानी जो हमारे सेल्स में मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ये सब होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, डीएनए। यानी सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन सेल्स, यानी हमारे सेल्स में जो प्रोटीन्स बनता है उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, उसको बनाने के लिए डीएनए में। तो यहाँ पे देखिए डीएनए मेक्स प्रोटीन्स इन सेल्स, यानी डीएनए क्या करते हैं हमारे प्रोटीन में, हमारे सेल्स में प्रोटीन को बनाते हैं। डीएनए प्रेजेंट इन जीन, और ये जो डीएनए होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जीन में प्रेजेंट होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कोई सा भी प्लांट मतलब टाल होगा या ड्वार्फ होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। यानी मतलब जीन ही ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से वहाँ पे कौन से वेरिएशंस होंगे ये सब। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो जीन्स होता है वो टॉलनेस को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे आप टॉलनेस ऑफ प्लांट है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो टॉलनेस ऑफ प्लांट है तो ये किस पे डिपेंड होगा, प्लांट ग्रोथ पे, यानी सॉरी प्लांट हार्मोन्स पे। तो यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था ना प्लांट हार्मोन्स मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ये सब, तो वहाँ पे क्या था, तो अगर यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स अच्छी खासी मात्रा में है तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो क्या है, प्लांट हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डलनेस। अगर यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स कम होगा तो हमारा प्लांट कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है, मोर हार्मोन्स मोर ग्रोथ, अगर ज्यादा हार्मोन्स तो ज्यादा ग्रोथ होगा। अब यहाँ पे बात आती है हार्मोन्स की। अब यहाँ पे हार्मोन्स ज्यादा तो होंगे लेकिन हार्मोन्स को कौन बनाता है, एंजाइम बनाता है। अब ये एंजाइम कैसे बनते हैं, एंजाइम को बनाने के लिए डीएनए या फिर जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब ये जो जीन है जो डीएनए है जब ये एंजाइम को बना रहा है तो मान लो यहाँ पे कोई सा मतलब एनी अल्टरेशन इन जीन, इस जीन में कोई अल्टरेशन हो जाए, यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए, तो यहाँ पे ये जो हमको एंजाइम बननी चाहिए थी उस एंजाइम के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई नया एंजाइम बन जाएगा, यानी यहाँ पे कोई नया एंजाइम बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस विल अफेक्ट। तो यहाँ पे अगर वही एंजाइम रहता तो वो उतना ही हार्मोन सिक्रीट करता, तो वो जो हार्मोन है वो उसी तरह से प्लांट के ग्रोथ को जो है इंड्यूस करता। लेकिन यहाँ पे तो एंजाइम चेंज हो गया, अगर एंजाइम चेंज हो गया तो हार्मोन्स को डिफेक्ट करेगा, अगर हार्मोन्स यहाँ पे डिफेक्ट होगा तो वो प्लांट ग्रोथ को डिफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस विल अफेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारे प्लांट ग्रोथ है जो टॉलनेस है उसकी वो अफेक्ट होगा, और इस तरह से यहाँ पे कोई सा नया कैरेक्टर जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखना, इस तरह से यहाँ पे जो है ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं। यानी यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशंस हो कहाँ से रही, जब यहाँ पे जीन्स में अल्टरेशन आ रहा, क्योंकि सभी कैरेक्टर के लिए मतलब जो भी यहाँ पे हमारे अंदर में जो भी कैरेक्टर है वेरिएशन है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, जीन। तो यही जो है यही एंजाइम क्यों बनाते हैं, अगर एंजाइम चेंज हो गया, हार्मोन चेंज हो गया, हार्मोन चेंज हो गया तो प्लांट का ग्रोथ भी मतलब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा ड्वार्फ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही है वो हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। तो अगर आप चाहें इसको पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार, अभी जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से मिक्सअप है। तो आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक बार रीडिंग लगा लीजिए, ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है मतलब एक टेबल की तरह है। तो ये जो है ये मतलब देखिए ये अभी जो एनबीएस का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था और एज इट इज यही पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, बोला था कि राउंड ग्रीन है और रिंकल्ड येलो है, दोनों का यहाँ पे क्रॉस करवाया गया और F1 जनरेशन में हमको मिलता है यहाँ पे राउंड और येलो। जब इनका तो फिर वहाँ पे पूछा था कि जो यहाँ पे राउंड येलो है जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाएगा तब यहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स हमको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बन रहा है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा अगर हम देखना चाहें तो एक तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राउंड, एक क्या हो जाएगा येलो, और क्या हो जाएगा रिंकल्ड, और क्या हो जाएगा ग्रीन। तो ये जो है यहाँ पे हमको चार कैरेक्टर यहाँ पे मिल जाएंगे, राउंड, राउंड, रिंकल्ड, ग्रीन और येलो। इस तरह से यहाँ पे हमको उसको करना था। इसको और आगे भी पढ़ लीजिए, इसको भी पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार क्या दिया है। चलिए ठीक है, अब इसको भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये सारा उसी से है कि मतलब किस तरह से ट्रेड जो है वो इनहेरिट होता है। अब आई होप ये भी आप पढ़ लिए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन।
तो अब देखिए यहाँ पे ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है, यानी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मतलब जो भी बच्चा है, प्रोजनी जो आने वाली है, वो गर्ल्स है या फिर बॉयज है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव अ मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी, यानी जो मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं वो या तो मैटरनल या फिर पैटर्नल कॉपी होते हैं। वी हैव 22 सच पेयर्स बट वन पेयर्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, यानी यहाँ पे जो हमारे अंदर में होता है कितना क्रोमोसोम होता है 22 पेयर, और उसमें से मतलब वैसे तो टोटली होता है 23 पेयर, लेकिन उसमें से 22 पेयर हमें होता है, और वन पेयर क्या होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम? इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर, यानी ये हमेशा परफेक्ट पेयर नहीं होता है। वोमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि वोमेन में क्या होता है, हमेशा वोमेन में होता है फ्रेंड्स हमेशा एक्स क्रोमोसोम, और मेल में क्या होता है XY क्रोमोसोम। तो देखिए फीमेल में क्या होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक परफेक्ट पेयर होता है, क्रोमोसोम का परफेक्ट पेयर होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं XX। लेकिन जो मेंस होते हैं, जो मेल होते हैं, उनमें क्या होता है, बट मेन हैव मिसमैच पेयर ऑफ इन विच वन इज नॉर्मल साइज X एंड व्हाइल द अदर शॉर्ट वन कॉल्ड Y, यानी इसमें क्या होता है X और Y दोनों ट्रेड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नाउ कैन वी वर्क आउट, इसको छोड़िए अभी, देखिए हाफ द चिल्ड्रेन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी द गर्ल्स, ऑल चिल्ड्रेन विल इनहेरिट एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स, the sex of the children will be determined by the what they inherit from their father, यानी यहाँ पे हमसे ये बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पे मतलब मेल गैमेट जो है जिम्मेदार है या फिर फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे देखिए कोई भी बेबी जो है वो गर्ल्स होगा या बॉयज होगा, मतलब गर्ल होगा बॉय होगा, यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है, देखिए साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, सेक्स ऑफ चिल्ड्रेन विल बी डिटरमाइंड बाई व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, यानी उनको अपने पिता से क्या मिल रहा है ये डिपेंड करता है कि कोई भी बच्चा जो है वो, कोई भी प्रोजनी जो है वो क्या होगा, गर्ल्स होगा या फिर बॉयज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मान लीजिए XX क्रोमोसोम है, तो यहाँ से मदर से मतलब हमेशा जब भी मिलेगा X मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर फादर से X मिलेगा, अगर फादर से X क्रोमोसोम मिलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे बनेगी गर्ल्स। लेकिन अगर यहाँ पे जो मतलब पेरेंट्स से सॉरी जो फादर से Y क्रोमोसोम अगर यहाँ पे क्रॉस हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमको क्या मिलेगा यहाँ पे बॉय। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो है ये फीमेल है और ये है मेल, इनमें क्या है XX क्रोमोसोम है, इनमें क्या है XY क्रोमोसोम है। तो देखिए फ्रेंड्स फीमेल से तो हमेशा क्या आएगा X आएगा, लेकिन यहाँ से मेल से जो है यहाँ पे अगर X क्रोमोसोम आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी गर्ल्स। लेकिन अब मतलब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मान लो फीमेल से यहाँ पे हमको फीमेल से तो हमेशा X क्रोमोसोम आना है, तो अब यहाँ पे अगर मेल से Y क्रोमोसोम आता है, यानी यहाँ पे अगर Y क्रोमोसोम आता है तो अब ये क्या होगा, अब इसको हम क्या बोल देंगे बॉय, क्या बोल देंगे बॉय। तो यहाँ पे इस तरह से जो है अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्स डिटरमिनेशन में किसका रोल होता है तो वो होता है फ्रेंड्स मेल गैमेट का, इसको आप याद रखना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए आप एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स में। तो यहाँ पे क्या होता है एक्वायर्ड ट्रेट क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट क्या है। तो फ्रेंड्स एक्वायर्ड यानी अर्जित किया हुआ, यानी जिसको हम खुद से मतलब लिए हैं, तो क्या बोल सकते हैं दीज आर द ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड, यानी जिसको डेवलप किया गया है इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशन, किसी स्पेशल कंडीशन की वजह से यहाँ पे वो जो है डेवलप किए गए हैं, तो वो कैसे ट्रेट्स हो जाएंगे एक्वायर्ड ट्रेट। दे कांट बी ट्रांसफर टू द प्रोजनी, वो मतलब प्रोजनी में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो तो आर्टिफिशियली किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ट्रेट्स यानी जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो कभी भी प्रोजनी में ट्रांसफर नहीं होंगे, इसको आप याद रखना। जैसे यहाँ पे दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, यानी वो इवोल्यूशन में भी मतलब हेल्प नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्वायर्ड ट्रेट। अब यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेट क्या हो जाता है, दीज आर द ट्रेट विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी यहाँ पे ये जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। दे गेट ट्रांसफर टू द प्रोजनी, यानी वो प्रोजनी में जो है जाते रहते हैं। दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, यानी ये भी जो है डायरेक्ट इवोल्यूशन में मतलब पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लोअर वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल, तो यहाँ पे ये जो है हमारा
हो जाएगा, इसको आप याद रखना। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इवोल्यूशन क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन इज द थियरी दैट मॉडर्न ऑर्गेनिज्म हैज डिसेंडेड फ्रॉम एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, यानी वो मतलब अपने पूर्वजों से बने हुए हैं। इवोल्यूशन स्टेट दैट ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वायरमेंट, यानी जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता जाता है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन जो है वो ऑर्गेनिज्म का होता जाता है, यानी चेंज होता रहता है टाइम के अनुसार, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इवोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे देखिए जो इवोल्यूशन होता है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो हमारा केमिकल इवोल्यूशन, एक हो सकता है ऑर्गेनिक। तो देखिए इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल कंपाउंड टू सिंपल कंपाउंड और एलिमेंट। यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी सिंपल ऑफ लाइफ से क्या बनेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ बनेगा, उसका निर्माण होगा, तो ये क्या होगा हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इट अकर्ड एट टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी ये कब पाया जाता है, जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होती है, और ये जो है स्टिल अकरिंग, यानी लगातार पाई जाती है, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होती है। केमिकल इवोल्यूशन इरिवर्सिबल होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। और जो यहाँ पे हमारा केमिकल इवोल्यूशन है वो फास्ट होता है, जो यहाँ पे हमारा क्या है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो क्या है, स्लो प्रोसेस है। अब यहाँ पे इसको किसने किसने दिया था, एल ऑपेरिन, और इसको किसने दिया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में थोड़ा सा कुछ एरर आ गया था, तो उसको जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको केमिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यहाँ पे मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लिखा है इंग्लिश में, इसको मैं आपको हिंदी में ऐसे कहानी की तरह बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए। जो फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन थे, जब वो 22 साल के थे तो उन्होंने जो है एक समुद्री यात्रा की, और 5 वर्ष में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और बहुत सारे विभिन्न विभिन्न आइसलैंड पे उन्होंने क्या की, यात्रा की। तो वही यहाँ पे लिखा गया था, 22 ईयर के थे, तो उन्होंने साउथ अमेरिका और आइसलैंड के बहुत सारे मतलब उन्होंने क्या की, यात्रा की। द स्टडी दैट ही कंडक्टेड ड्यूरिंग हिज वॉयज वर टू चेंज फॉर एवर टू वे लुक एट द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी जो उन्होंने ये यात्रा की, मतलब साउथ अमेरिका गए, वहाँ से बहुत सारे द्वीपों पे गए, तो उनका उद्देश्य ये था कि मतलब हमारे पृथ्वी पे जहाँ भी जैव विविधता पाई जाती है उसके बारे में, मतलब उनको ये जानने का उद्देश्य था कि हम मतलब उसको पता लगाएं कि कहाँ कहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, कितनी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, और उनकी इस यात्रा से जो मतलब उन्होंने सीखा, जो उन्होंने जाना, उससे उनका पूरा मतलब दृष्टिकोण ही बदल गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ही स्टेड इंटरेस्टिंग आफ्टर ही गॉट बैक टू आइलैंड, जब उन्होंने मतलब आइलैंड से वापस आए इंग्लैंड, ही नेवर लेफ्ट हिज सोर्स अगेन, उसके बाद उन्होंने कभी भी मतलब किसी भी यात्रा पे वापस नहीं गए। ही स्टेड एट होम, उन्होंने घर पे ही रहा, एंड कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एंड लेड हिम टू फॉर्मुलेट हिज हाइपोथेसिस दैट इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। और इन सारे मतलब इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जो हमारा इवोल्यूशन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से टेक्स प्लेस करता है, यानी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन यहाँ पे होता है। इनका मानना ये था कि नेचर जिनको सेलेक्ट करेगी वही यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ही डिडंट नो दैट मैकेनिज्म वेयर बाय वेरिएशन अक्रॉस इन द स्पीसीज, लेकिन यहाँ पे उनको मतलब ये तो उन्होंने बोल दिया कि इवोल्यूशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये वेरिएशन किस वजह से होता है स्पीसीज में, ये उनको नहीं पता था। ही वुड हैव बीन इनलाइटेड बाय मेंडल एक्सपेरिमेंट, यानी उनको मतलब उनके इन सारे प्रश्नों का जवाब मेंडल के एक्सपेरिमेंट से मिल जाता, बट दीज टू जेंटलमैन डिडंट नो ईच ऑफ अदर देयर वर्क, लेकिन यहाँ पे ये जो है मेंडल के बारे में इनको कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, इनको मतलब ये चीज़ ये नहीं पता लगा सके कि यहाँ पे ये वेरिएशन की मतलब क्या रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, वी ऑफन एसोसिएट डार्विन सोलेली विद द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कभी कभी हमको ये लगता है कि जो डार्विन थे वो मतलब क्या थे, विकासवाद मतलब बोल सकते हैं, इवोल्यूशनरी मतलब विकासवाद से रिलेटेड थे। बट ही वाज एन एकम्पलिश्ड नेचुरलिस्ट, लेकिन वो फिर ये क्या थे, एक नेचुरलिस्ट थे, यानी प्रकृतिवादी थे। एंड वन ऑफ द स्टडीज ही कंडक्टेड वाज विद द रोल ऑफ अर्थवर्म इन सोल फर्टिलिटी, लेकिन उन्होंने मतलब
मतलब वो प्रकृतिवादी थे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी स्टडीज अपने कंडक्ट किए जिसमें उन्होंने क्या बताया कि मतलब जो हम जैसे पढ़ते हैं ना, भूमि की उर्वरता कुछ केचुए बढ़ाते हैं, तो केचुए किस तरह से भूमि की उर्वरता को, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उन्होंने इसके बारे में भी जो है अध्ययन किया, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो फ्रेंड्स ये था हमारे चार्ल्स डार्विन के बारे में, इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ से ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी हमारे अर्थ पे ओरिजिन कैसे हुई लाइफ की। डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन टेल्स हाउ लाइफ इवॉल्व। डार्विन की थियरी क्या बताती है कि लाइफ जो है किस तरह से इवॉल्व हुई है। फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। बाय मेंडल एक्सपेरिमेंट गिव अस मैकेनिज्म फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी यहाँ पे मेंडल के प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति किस तरह से होता है। बट नीदर टेल्स अस एनीथिंग अबाउट हाउ लाइफ बिगेंस ऑन अर्थ इन फर्स्ट स्पेस। लेकिन यहाँ से चाहे वो चार्ल्स डार्विन हो चाहे वो मेंडल हो, दोनों लोग ये बताने में असमर्थ रहे हैं, दोनों लोग ये नहीं बता सके कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात इसका सर्वप्रथम मतलब किस तरह से ओरिजिन हुआ, ये दोनों लोग नहीं बता सके। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से ओरिजिन जो है लाइफ पे हुई थी, अर्थ पे हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट है, उनका क्या नाम था, JBS हेल्डेन। क्या नाम था उनका, JBS हेल्डेन, हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया लेटर। जो मतलब ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, लेकिन बाद में इन्होंने भारत की जो है नागरिकता ले ली थी। सजेस्टेड इन 1929 दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। याद रखना किसने ये बात कही कि जो लाइफ है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डेवलप हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना JBS हेल्डेन, इन्होंने क्या बताया कि जो लाइफ ओरिजिन हुई है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। विच वर प्रेजेंट ऑन अर्थ सून आफ्टर इट वाज फॉर्म, यानी जो कि पृथ्वी के निर्माण होने के समय जो भी यहाँ पे मौजूद थे उससे हुई है। ही स्पेकुलेटेड दैट द कंडीशन ऑन अर्थ एट द टाइम विच वर फार फ्रॉम द कंडीशन वी सी टुडे, यानी उन्होंने ये बताया कि मतलब पृथ्वी पर उस समय का वातावरण, पृथ्वी के वर्तमान वातावरण, यानी जो अभी इस समय हमारे पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है वो पहले के मतलब अभी के समय से पहले का इन्वायरमेंट जो था वो बहुत ही डिफरेंट था। More complex organic molecule that were necessary for life. The first primitive organic would arise from further chemical synthesis. और यहाँ पे सर्वप्रथम प्राथमिक जीव, यानी जिसको हम प्राइमरी स्पीसीज कह सकते हैं, अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा जो है उत्पन्न हुए होंगे, ऐसा इन्होंने बोला। अब यहाँ पे देखिए, यह कार्बनिक अणु जो होते हैं ये किस प्रकार से उत्पन्न हुए। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन है, हाउ डिड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एराइज, ये किस तरह से जो है एराइज हुए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एन आंसर वाज सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्टैनले एल मिलर एंड हेरोल्ड सी यूरे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने जो है यहाँ पे इसके बारे में बताया था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में। तो देखिए 1953 में दे एजम्बल्ड एन एटमॉस्फेयर सिमिलर टू द थॉट टू एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेटअप बनाया और उसमें उन्होंने उसी तरह से एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जिस तरह से अर्ली अर्थ, यानी जैसे जिस तरह से हमारी पृथ्वी पहले थी, उन्होंने उसी तरह से एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया। तो जब फ्रेंड्स उन्होंने इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, दिस हैड मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड बट नो ऑक्सीजन। ये लाइन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कभी कभी ये नीट वगैरह में भी पूछा जाता है कि ये जो मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या क्या था। तो ये लाइन याद रखो, इसमें क्या क्या था, एक सेकेंड, ये इसमें क्या था, अमोनिया था, मेथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था। क्या था, अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, बट नो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं था। उन्होंने ऐसा जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट किया ओवर वाटर। दिस वाज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कितना रखा, जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। एंड स्पार्क्स वर पास्ड थ्रू इट, और उन्होंने एक मतलब स्पार्क जो है प्रोड्यूस किया यहाँ पे। मिक्सर ऑफ गैसेज टू स्टिमुलेट लाइटनिंग, ताकि वहाँ पे गैसेज जो है वो उसके वजह से लाइटनिंग हो। एट द एंड ऑफ अ वीक 15% ऑफ कार्बन फ्रॉम मीथेन हैड बीन कन्वर्टेड टू सिंपल कंपाउंड, और यहाँ पे जो मतलब
एंड ऑफ अ वीक, यानी एक हफ्ते के अंत में क्या हुआ, यहाँ पे 15% जो कार्बन थे वो फ्रेंड्स जो हमारे मतलब मेथेन में जैसे CH4 कार्बन है ना, तो ये जो यहाँ से मतलब 15% कार्बन ऐसे थे जो कि कन्वर्ट हो गए किसमें, सिंपल कंपाउंड में ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग अमीनो एसिड। और सबसे पहले यहाँ पे क्या बना, अमीनो एसिड। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हिच मेकअप प्रोटीन मालिक्यूल, और अमीनो एसिड क्या बनाता है यहाँ पे, प्रोटीन मालिक्यूल। सो कैन लाइफ एराइज अफ्रेश ऑन अर्थ इवन नाउ। और यही जो है यहाँ पे हम देखते हैं, तो क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। तो यही यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या क्या लिया था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जल ले लिया, और यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, H2S, CO ले लिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। स्मॉल एंड मीडियम साइज मालिक्यूल, सुगर्स, प्यूरिन, पिरिमिडिन, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब फॉर्म हुए। लार्ज मालिक्यूल, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन। और यहाँ पे सबसे पहले बना प्रोटोसेल्स। प्रोटोसेल्स के बाद यहाँ पे प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, यूकैरियोट के बाद यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए कुछ इस तरह से इनका जो है सेटअप था। यहाँ पे देखिए इन्होंने स्पार्क जो है डिस्चार्ज किया है, और यहाँ पे देखिए गैसेस क्या क्या है, CH4 है, NH3, H2O है, H2S। तो इसको भी आप याद कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म आता है स्पेसिएशन। अब ये स्पेसिएशन क्या होता है, आ स्पीसीज इंक्लूड ऑल द मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन। यानी एक स्पीसीज क्या होता है, जो कि एक मतलब बोल सकते हैं कि एक स्पीसीज क्या होता है, ऑल मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर है, जब वो क्या कर सके, अंडरब्रीड इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन, जब वो नेचुरल कंडीशन के अंडर में इंटरब्रीड करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पीसीज। लेकिन यहाँ पे स्पेसिएशन क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, स्पेसिएशन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी जब यहाँ पे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिएशन। अभी यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं, देखिए इस लाइन को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। स्पेसिएशन अकर्स व्हेन देयर इज अ ड्रामेटिक चेंज एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज आर नो लॉन्गर एबल टू इंटरब्रीड। यानी स्पेसिएशन कब पाया जाता है, व्हेन देयर इज अ ड्रामेटिक चेंज, यानी जब यहाँ पे कोई बहुत भारी चेंज हो जाए, एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, और जो पॉपुलेशन है मतलब स्पीसीज की पॉपुलेशन है, आर नो लॉन्गर एबल टू इंटरब्रीड, और वो आपस में जो है इंटरब्रीड ना कर सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई से स्पीसीज है, वो यहाँ पे रह रहे हैं, और अचानक से धरती फट गई, और जैसे ही धरती फटी, ये जो यहाँ पे एक स्पीसीज था वो बेचारा जो है इस पार आ गया। तो जब वो इस पार आ गया, अब तो यहाँ से उसका इस पार में आना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे अब ये इनसे इंटरब्रीड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो भी और भी ऑर्गेनिज्म इधर होंगे, वो इनसे इंटरब्रीड करेगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई नई स्पीसीज बनेगी। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिएशन। यानी तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये कब पाया जाता है, ड्रामेटिक चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज आर नो लॉन्गर बी इंटरब्रीड। तो यहाँ पे क्या बोल देते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिएशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जीन पूल क्या होता है, ये जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट और यहाँ पे स्पेसिएशन, ये सब थोड़े से सेम से लगते हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना। स्पेसिएशन क्या है, किसी भी न्यू स्पीसीज का फॉर्म हो जाना, और जब वहाँ पे कोई ड्रामेटिक चेंज आ जाए। अब यहाँ पे जीन पूल क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स होते हैं, चाहे यहाँ पे देखिए आपको रेड फ्रॉग दिख रहा होगा, ब्लू फ्रॉग दिख रहा, ग्रीन फ्रॉग दिख रहा, तो इन सब को मिला के यहाँ पे क्या बोल देते हैं हम, जीन पूल। यानी व्हाट इज द जीन पूल फॉर स्किन कलर इन दिस फ्रॉग पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ पे क्या क्या है, ग्रीन है, पर्पल है, रेड है, ये सब। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए जीन पूल हमारा क्या हो गया, रेड, ग्रीन, ब्लू जितने भी है, ये सारे को मिला के यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, जीन पूल। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जीन फ्लो क्या होता है, इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स जीन फ्लो आल्सो नोन एज जीन माइग्रेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। यानी जब यहाँ पे क्या होता है, जीन फ्लो क्या है, इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, या फिर इसी जीन फ्लो को हम क्या बोलते हैं, जीन माइग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन वन पॉपुलेशन टू
अनदर, यानी जब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन ट्रांसफर होता है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, जीन फ्लो। माइग्रेशन क्या है, इज एनी मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड और द जेनेटिक मटेरियल दे कैरी फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर टेंस टू रिड्यूस डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन। और इससे क्या होता है, पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस जो है वो कम होता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या था, रेड बीटल था, और ये क्या है, ग्रीन बीटल है। तो यहाँ से ये जो रेड बीटल है वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो यानी यहाँ पे ये जो रेड बीटल थे यहाँ से चल के वो यहाँ आ गया, यानी इसके जीन का फ्लो इसमें हो गया। तो यहाँ से जो यहाँ जा रहा है, तो इसी को यानी इस ट्रांसफर होने को हम क्या बोल रहे हैं, जीन फ्लो। अब जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन ए है, पॉपुलेशन बी, तो इस तरह से ये इसमें जाए, ये इसमें आए, तो जीन फ्लो हो जाएगा। और यहाँ पे कोई एक पॉपुलेशन है, दूसरी पॉपुलेशन, जब वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन क्या होगा, वो मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट डिफिनेशन, अ रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ जीन पूल, यानी ये जो जीन पूल्स हैं इनमें जब एक रैंडम चेंज हो जाए, यूजुअली ड्यू टू स्मॉल पॉपुलेशन साइज, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखिए, पेरेंट पॉपुलेशन विथ सिग्निफिकेंट जेनेटिक वेरिएशन, और यहाँ पे पोस्ट बॉटल नेक पॉपुलेशन फिर ऑल बट द ग्रीन एंड येलो एलीज हैव बीन लॉस्ट। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे हमारे ग्रीन्स है और जो येलो एलीज है वो जो है यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। या इसको एक बार और देख लीजिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रैंडम चेंजेस इन जीन पूल। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीज इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू चांस, हैपेंस टू ऑल पॉपुलेशन बट इट इफेक्ट टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर इन स्मॉल पॉपुलेशन, रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन थ्रू लॉस ऑफ एलीज। तो इसको आप जो है पॉइंट को पढ़ लीजिएगा ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए, ये जो जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, दोनों में अंतर क्या है। जीन फ्लो अकर थ्रू माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर थ्रू रैंडम इवेंट, यानी यहाँ पे माइग्रेशन होगा इस तरह से, लेकिन यहाँ पे रैंडमली इधर साइड इस साइड रैंडमली होगा यहाँ पे मूवमेंट। इसमें लार्जर पॉपुलेशन होता है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, स्मॉलर पॉपुलेशन। जो हमारा जीन फ्लो होता है उसमें क्या होता है, इंटरब्रीडिंग और इनब्रीडिंग थ्रू माइग्रेशन, और यहाँ पे क्या होता है, सडन चेंज और सैम्पलिंग एरर। ये फ्रेंड्स थ्रू माइग्रेशन, थ्रू बॉटल नेक और फाउंडर अफेक्ट। तो इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इट इंश्योर्स दैट ओनली द ट्रेट दैट हेल्प अ स्पीसीज सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस गेट पास ऑन अ फ्यूचर जनरेशन। यानी नेचुरल सिलेक्शन ये है कि जब भी यहाँ पे मतलब ये बोला जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे केवल वही ट्रेड जो है फ्यूचर जनरेशन में जो है यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, जो कि हेल्प करेंगे किसमें, स्पीसीज के सर्वाइव में। यानी स्पीसीज को सर्वाइव करने में जो ट्रेड्स यहाँ पे हेल्पफुल होंगे, वही जो है फ्यूचर जनरेशन में यहाँ पे गेट पोस्ट होंगे, वहाँ पे वो जाएंगे। तो ये देखिए, एक यहाँ पे हमारा नेचुरल सिलेक्शन में तीन जो होता है, एक होता है हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, एक होता है इवोल्यूशन। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज कंपटीशन बिटवीन टू इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या होता है, दो इंडिविजुअल के बीच में यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑन अ लार्जर स्केल, इट इन्वॉल्व इंटर पॉपुलेशन। यानी यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता, ये जो है इंटर पॉपुलेशन के बीच में होता है, लार्जर स्केल पे होता है। तो इसको आप याद रखना। इवोल्यूशन इज द कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर, यानी थाउजेंड ऑफ ईयर यानी बहुत मतलब सालों साल के बाद में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या थे हमारे, ये जो मतलब ब्लू कीड़े थे, यहाँ पे क्या हो गए, वो गायब हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक तरह का इवोल्यूशन हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, मतलब हो सकता है यही कीड़े अब जो है वो ग्रीन हो गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है यहाँ पे चेंज हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। तो ये उसी का कुछ एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। वेरिएशन है, कंपटीशन है, एडॉप्टेशन है, सिलेक्शन है। तो इसको आप देख लेना। अब ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन तो मतलब जो नेचर करती है, आर्टिफिशियल नाम से ही पता है, यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। तो क्या हो गया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल फॉर पर्टिकुलर ट्रेट। यानी यहाँ पे जो मतलब
जब हम यहाँ पे प्लांट या एनिमल की ब्रीडिंग करवाते हैं, पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब यहाँ पे हमको एक कोई सा पर्टिकुलर ट्रेट चाहिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग सिलेक्शन प्रोसेस इज आर्टिफिशियल व्हेन ह्यूमन प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक ट्रेट, यानी जब यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेट को पाने के लिए जो है ह्यूमन का इन्फ्लुएंस होता है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द चेंज इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना। जैसे इस तरह से देखिए, ये मक्का देखिए आप, ये ऐसे था, ये ऐसे था, जब इन दोनों को जो है यहाँ पे क्रॉस करवा दिए तो यहाँ पे कुछ रेड है, कुछ येलो है, इस तरह से जो है यहाँ पे हमको ये वैरायटी मिल गई। अब यहाँ पे जो है एविडेंस फ्रॉम आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन शो कैबेज इन प्लांट एंड एनिमल ड्यू टू ह्यूमन ब्रीडिंग देम। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्रेंड्स वाइल्ड मस्टर्ड था, यहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन सॉरी यहाँ पे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवा रहे हैं। अगर हमको कैबेज लेनी है, मतलब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हमको कोई एक ऐसा प्लांट मिल जाए जो जिसमें कि केल जैसा जो है लीव्स हो, लेकिन मतलब यहाँ पे ब्रूसेल जैसा क्या हो, यहाँ पे स्प्राउट हो, तो इन दोनों को आप जो है मैच करा दीजिए। अगर हमको इन दोनों का मिक्सर चाहिए तो इन दोनों को मिक्सर करके मतलब कोई नया प्लांट बना लीजिए। तो इस तरह से जो है यहाँ पे होता है। जब मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप वहाँ पे देख लेना किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। इसको एक बार नज़र घुमा लीजिए पूरा अच्छी तरह से, किसका सिलेक्शन यहाँ पे किस लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा ब्रूसेस होता है सिलेक्शन फॉर एक्सिलरी बर्ड, और केल क्या है, सिलेक्शन फॉर लीव्स, इसके मतलब इसके हम लीव्स के लिए इसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन फॉर एपिकल बर्ड, यहाँ पे सिलेक्शन फॉर फ्लावर एंड स्टेम, और सिलेक्शन फॉर स्टेम। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे यूज होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से आता है हमारा होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड हेटो एनोलोगस स्ट्रक्चर। तो देखिए फ्रेंड्स होमोलोगस क्या है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एमंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे होमोलोगस, होमोलोगस क्या होता है, जब यहाँ पे फ्रेंड्स डिफरेंट फंक्शन हो और ओरिजिन सेम हो, यानी सेम स्ट्रक्चर हो, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल देते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर। जैसे डॉग लेग हो गया, वेल फ्लिपर हो गया, बर्ड विंग्स हो गया, ये सब क्या है, इनका तो फंक्शंस अलग अलग हैं। डॉग जो है चलता है, बर्ड विंग्स जो है वो उड़ता है, और वेल फ्लिपर जो है वो तैरता है। लेकिन यहाँ पे मतलब फंक्शन तो डिफरेंट हो गए, लेकिन इनकी ओरिजिन क्या है, सेम है। सारे के सारे यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रेट हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा होमोलोगस स्ट्रक्चर सोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओरिजिन। तो इसको भी आप याद रखना। देखिए यहाँ पे ह्यूमन हो गया, कैट हो गया, व्हेल हो गया, बैट हो गया, इस तरह से यहाँ पे ये होमोलोगस ऑर्गन है। देखिए यहाँ पे वही बताया गया है जो अभी मैंने आपको बताया। सिमिलर स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन, 4 लिम्ब ऑफ एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। फ्रॉग जो होता है उसका लेग किसके लिए वो यूज करता है, रेज फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी वो उछलने के लिए। लिजर्ड जो होता है वो 4 लिम्स को किस लिए यूज करता है, वॉकिंग एंड रनिंग के लिए। बर्ड यूज करता है फ्लाइंग के लिए। मैमल्स यूज करते हैं ग्रेस्पिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, इन सब के लिए। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है, दे आर ऑर्गन विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन। उनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड, बैट, डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी जो हमारे बटरफ्लाई है, बैट है, बर्ड है, इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। बट सिमिलर फंक्शन, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। दिस शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इसके ये भी क्या दिखाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसको आप देख लेना। अब देखिए ये जो है, ये कुछ जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से हैं, जिनका हमारे बॉडी में कोई सा भी यूज नहीं। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन हो गया, सैक्रम हो गया, और ये टेल बोन हो गया, कॉकिक्स, और ये जो है ये हमारा हो गया
देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फॉसिल्स क्या है, दे आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव्ड लॉन्ग एगो, फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल्स वी कैन नो देयर स्ट्रक्चर एंड द टाइम पीरियड इन विच दे लिव्स। यानी हम फॉसिल से क्या पता लगा सकते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा था और जब वो मतलब जिंदा थे तो उनका मतलब टाइम पीरियड क्या था, कैसे था, ये सब जो है हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। द फॉसिल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रिसेंट ऑर्गेनिज्म आर फाउंड क्लोजर टू सरफेस ऑफ अर्थ एंड द फॉसिल्स ऑफ सिंपलर ऑर्गेनिज्म आर फाउंड डीपर। यानी जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो मतलब फॉसिल्स होता है वो पृथ्वी के अंदर में पाया जाता है, और जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स या रिसेंट ऑर्गेनिज्म है वो जो है अर्थ के सरफेस पे पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो रिसेंट होंगे, नए नए होंगे, तो अर्थ में अभी उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ दबे हुए, लेकिन जो पुराने हैं वो दबते चले गए हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाई रेडियो कार्बन डेटिंग। यानी यहाँ पे जो मतलब अगर हमको फॉसिल्स की एज पता करनी है तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स shows evolution of simple form into complex form and their evolutionary relationship। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, फॉसिल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर। यानी ये जो फॉसिल्स हैं वो लेयर बाय लेयर कैसे ये फॉर्म्ड होते हैं। तो देखिए लेट्स स्टार्ट 100 मिलियन ईयर्स एगो। आप जो है चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं 100 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पे देखिए सम इनवर्टिब्रेट ऑन द सी बेड डाई। यहाँ पे कुछ इनवर्टिब्रेट थे जो कि क्या हो गए, डाई हो गए, मर गए। एंड आर बरीड इन सैंड, और ये क्या हो गए, इनको सैंड मतलब सैंड में ये दफन हो गए, उसमें जो है मतलब दफन हो गए उसमें। मोर सैंड एक्यूमुलेट, सैंड स्टोन फॉर्म्स अंडर प्रेशर। और जब यहाँ पे बहुत सारे सैंड जो है एक्यूमुलेट होते जाएंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये दबते चले जाएंगे। मिलियंस ऑफ ईयर लेटर, यानी बहुत सालों के बाद, डायनासोर्स लिविंग इन एरिया डाई एंड देयर बॉडीज टू और बरीड इन मड। और इस तरह से उनकी बॉडी क्या है, वहां पे मड पे जो है वो दबी हुई। जैसे अब यहाँ पे ये डायनासोर्स यहाँ पे मर गया, तो यहाँ पे देखिए इसकी खोपड़ी ये दिख रही ना, तो इस तरह से द मड इज आल्सो कंप्रेस्ड इनटू रॉक। जो मड है वहां पे वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। एबव द रॉक कंटेनिंग अर्लियर इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अगेन मिलियंस ऑफ ईयर लेटर, और फिर से यहाँ पे बहुत सालों के बाद, द बॉडी ऑफ हॉर्स लाइक क्रिएचर डाइंग इन द एरिया, फॉसिल्स इन रॉक एबव द थ्री दीज अर्लियर रॉक। अगर मान लीजिए ये घोड़ा यहाँ पे दब जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉसिल्स बनेगा। अब यहाँ पे देखिए मच लेटर बाई इरोजन और वाटर फ्लो वियर्स अवे सम ऑफ द रॉक एंड एक्सप्रेस द हॉर्स लाइक फॉसिल्स। एज वी डिग डीपर वी विल फाइंड ओल्डर एंड ओल्डर फॉसिल्स। यानी यहाँ पे यही बोला जा रहा, जैसे जैसे हम नीचे की खुदाई करते जाएंगे हमको जो है बहुत सारे फॉसिल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी वी विल फाइंड ओल्डर एंड ओल्डर फॉसिल्स, यानी जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ही पुराने से पुराना यहाँ पे हमको फॉसिल जो है वो मिल जाएगा। यूवोल्यूशन बाय स्टेज, यानी यूवोल्यूशन जो है स्टेज बाय स्टेज कैसे हुआ है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑर्गन डेवलप फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली ओवर जनरेशन। तो यहाँ पे देखिए यूवोल्यूशन ऑफ आईज, द आईज ऑफ प्लेनेरिया आर जस्ट आईज स्पॉट टू डिटेक्ट लाइट, इट डेवलप्ड ग्रेजुअली इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन हायर एनिमल। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये प्लेनेरिया है, इसकी आईज जैसे है, इसी तरह से हमारी भी आईज है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है, लाइट को डिटेक्ट करने का। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे हम लोग जैसे हो गए, तो हमारी आइज क्या है, वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड हो चुकी है। तो वही है मतलब स्टेज बाय स्टेज यहाँ पे इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन ऑफ फीदर, फीदर का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। फीदर वर फर्स्ट डेवलप्ड इन डायनासोर। सबसे पहले जो है फीदर किसमें होते थे, डायनासोर में। एंड यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, और वो मतलब डायनासोर को किस चीज से बचाते थे, ठंड लगने की, उनको मतलब ठंड ना लगने पाए। लेटर बर्ड यूज देम फॉर फ्लाइंग, और बाद में क्या हुआ कि जो पक्षी हैं वो उड़ने में पंख का यूज करते हैं। तो जो डायनासोर होते हैं वो ठंड से बचने के लिए करते थे, जो पक्षी होते हैं वो उड़ने के लिए करते हैं। तो इसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा बर्ड होता है वो जो है डायनासोर से जो है इवॉल्व हुआ है, उससे उसका जो है डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, ये भी इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस से हम जो है इवोल्यूशन को इक्वेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए जो है आप मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है,
फिर आप जो है मतलब सफल हो गए, सक्सेस हो गए। तो अब आप सक्सेस हो गए तो क्या आप मतलब आप प्रोग्रेस करेंगे। जब आप सक्सेस हो जाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे, पैसे कमाएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे, तो क्या यहाँ पे ये बोला जाएगा कि आपने जो है इवोल्यूशन कर लिया। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम उसको इवोल्यूशन नाम नहीं देंगे। तो वही बोला जा रहा कि इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस। यहाँ पे हम इवोल्यूशन को प्रोग्रेस से उसकी तुलना नहीं कर सकते, उससे इसके इक्वेट नहीं कर सकते। इवोल्यूशन हैड नॉट रिजल्टेड इन प्रोग्रेस, इवोल्यूशन हैज नॉट रिजल्टेड इन प्रोग्रेस, मतलब ये इवोल्यूशन जो है वो किसी भी प्रोग्रेस का रिजल्ट नहीं है। इवोल्यूशन हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज फ्रॉम सिंपलर स्पीसीज ड्यू टू वेरिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। यानी इन सब के वजह से जो सिंपल मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स में चेंज हुए हैं, ये सब हमारा क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। दिस डजंट मीन दैट वन स्पीसीज गेट्स एलिमिनेटेड व्हेन न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड और दैट द न्यू स्पीसीज आर बेटर देन द ओल्डर स्पीसीज। तो इसको आप देख लेना। अब देखिए यहाँ पे स्पीसीज गेट एलिमिनेटेड ओनली इफ दे आर नॉट एबल टू एडॉप्ट। ये तो वही हो गया हमारा मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर नेचुरल सिलेक्शन। अगर जो मतलब एडॉप्ट करने के योग्य नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। यानी जो हमारे नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको क्या करेंगे, उसको हम इन्वायरमेंट से मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा। सेवरल स्पीसीज which could adapt to the change in the environment still continue to survive, for example बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज हैं जो कि मतलब चेंजिंग वातावरण के साथ में अभी भी क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए। ह्यूमन बींग्स हैव नॉट इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजी, जो ह्यूमन बींग है वो चिंपैंजी से इवॉल्व नहीं हुआ। दे हैड अ कॉमन इंसेस्टर फ्रॉम व्हिच दे इवॉल्व सेपरेटली, उनका मतलब कोई कॉमन इंसेस्टर है जिससे वो सेपरेटली जो है इवॉल्व हुए हैं। ह्यूमन बींग्स आर नॉट द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन बट दे आर ओनली वन स्पीसीज एमंग द सेवरल इवॉल्विंग स्पीसीज। तो ये फ्रेंड्स यही हो गया हमारा लाइन जो अभी मैंने आपको बताया, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस। तो इसको आप पढ़ लेना रोक के। ये देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन, तो यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ था। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी एमंग ह्यूमन बींग्स इन देयर फॉर्म एंड फीचर अराउंड द वर्ल्ड। ह्यूमन बींग्स इवॉल्व इन अफ्रीका। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ह्यूमन कहाँ पे इवॉल्व हुए थे, अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे। सम ऑफ देम स्टेड देयर एंड अदर माइग्रेट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ। कुछ ऐसे रह गए, मतलब सबसे पहले इवॉल्व कहाँ पे हुए, अफ्रीका में। कुछ तो अफ्रीका में ही रह गए और कुछ जो है वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट पार्ट में जो है वो बट गए। देन ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एंड द इन्वायरमेंटल चेंज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन दे डेवलप्ड चेंजेस इन देयर फॉर्म्स एंड फीचर। और यहाँ से मतलब जब वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो सब जगह की कंडीशन जो है, मतलब यहाँ पे क्लाइमेट, वेदर जो है वो सब जगह समान नहीं है। तो उसी हिसाब से वो जैसे जैसे वहाँ पे मतलब बढ़ते चले गए, मतलब वहाँ की इन्वायरमेंट जो है में जो है वो ढलते चले गए। तो इवोल्यूशन ये सब मैंने आपको बता दिया, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इसको आप पढ़ लेना। ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन में बताया था कि क्यों जो है कुछ जो है मतलब सर्वाइवल अच्छे होते हैं, कुछ क्यों नहीं अच्छे होते हैं, पढ़ लेना इसको। ओके, और ये हो गया यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है इवोल्यूशन हुआ है। तो ये मतलब शार्क है, फिर यहाँ से रे फिशेस हैं, फिर यहाँ से सीलेंस हैं, फिर लंग फिशेस हैं, और इस तरह से जो है ये इवोल्यूट होते यहाँ पे चले गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप पढ़ लेना। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी, तो वहाँ पे आपके जितने भी डाउट वगैरह रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।